आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th में चैप्टर नंबर 6 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। क्योंकि पुरानी वाली बुक में चैप्टर नंबर 7 था और अब रिड्यूस सिलेबस के अंदर चैप्टर नंबर 6 है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ही ईजी है अगर आप ध्यान से समझेंगे, और बहुत हार्ड भी है अगर ध्यान से नहीं समझेंगे। ठीक है, दूसरी बात, खास बात यह है कि इस चैप्टर का पीछे के किसी भी चैप्टर से क्लास 10th के या 9th में या 11th जितना हमने अब तक किया है, कोई भी लिंक नहीं है। राइट। दूसरी बात, चैप्टर के अंदर कोई खास फॉर्मूला नहीं है कि आपको फॉर्मूले वगैरह लर्न करने हैं। दो चार छोटी बातें बताऊंगा समझने वाली, लेकिन बहुत ही बारीकी समझने वाली, उनको डिस्कस करूंगा और चैप्टर बहुत ईजी वे में हम कवर कर लेंगे। अगर चैप्टर के मैं माइंड मैप की बात करूँ ना, तो आज इस वीडियो में 7.1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो लिखा हुआ है इधर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फिर 7.2 में हम लोग पढ़ेंगे एक नोटेशन, बहुत ही प्यारा सा, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में समझाया जाएगा आपको, ये सब बातें आपके लिए न्यू है। ठीक है, 7.3 में हम पढ़ेंगे परम्यूटेशंस, 7.4 में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस, एंड 7.5 इन सब का मिससेलनेस होगा। ठीक, ये चैप्टर का हमारा माइंड मैप हो गया। चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात, पहली इंपॉर्टेंस तो हमारे 11th क्लास के सिलेबस में है, तो हमको करना ही है, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर का पीछे से कोई लिंक नहीं है, मगर आगे इसका लिंक आपको एक तो क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी में और क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी में मिलेगा। प्रोबेबिलिटी को हम इसके बिना नहीं कर सकते। दूसरी बात, इससे अगला चैप्टर आएगा बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें हमको फैक्टोरियल की जरूरत पड़ेगी, जो हम यहीं पे सीखने वाले हैं, और कुछ फॉर्मूले होंगे कॉम्बिनेशन वाले, उनकी जरूरत पड़ने वाली है बाइनोमियल थ्योरम में। ठीक है, तो ये चैप्टर का लिंक्ड होगा अगले वाले चैप्टर से। दूसरी बात, चैप्टर में क्या है कि क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होंगे मगर समझने वाले होंगे। ठीक, वो मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल्स में। राइट है, कंपटीशन लेवल पर अगर बात करूं तो इस चैप्टर का हर हर अच्छे कंपटीशन में, एनडीए, सीयूईटी, जेई वगैरह में क्वेश्चन जरूर आता है। बहुत ही अच्छा वेटेज है इस चैप्टर का हर कंपटीशन के अंदर। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज की वीडियो का पहला टॉपिक, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक बात और, चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही 7.1 में और ना ही 7.2 में। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को हम एक्चुअल में शुरू करेंगे 7.3 में जाकर। राइट, फिर भी मैं थोड़ा बता दूं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी कहीं ना कहीं परम्यूटेशन से कनेक्टेड है। वो मैं आपको तब समझाऊंगा जब मैं आपको 7.3 कराऊंगा। फिलहाल तो आप इस टॉपिक को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मान के पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर परम्यूटेशन भी हो रहा है बैकग्राउंड में, मगर वो बात बाद की है। राइट, ठीक है। अब सुनो, एक बात मैं बता दूंगा, जितना भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस दुनिया के अंदर है, मतलब हमारे मैथ्स के अंदर है, 100% होगा, उसका केवल 100 में से 25 और 30% ही हम अब पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में। ठीक है, बाकी हमारे सिलेबस में अब नहीं रहा। पहले होता था काफी पहले कि हम क्लास 12th में ही, 11th 12th में ही सारा कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़ लेते थे, बट अब सिलेबस रिड्यूस होते होते केवल 25 से 30% ही रह गया है, जो हमको अपनी एनसीईआरटी के और सीबीएसई का जो सिलेबस रेफर किया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, इस बुक के अकॉर्डिंग। राइट है, बाकी का जो कभी कवर करने का मौका मिला, कभी मैं कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट करूंगा, वहां पर मैं आपको पूरा कवर करा दूंगा। तो फिलहाल ये मानना, जितना भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उसका केवल 25% ही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, उन्हीं फॉर्मूले को पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। राइट है, और उन्हीं मेथड से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो क्योंकि अगर कोई अदर बोर्ड्स का बच्चा या फिर कोई और बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो, तो उसको ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन तो ऐसे हो जाता, इतना बड़ा क्यों करा दिया, क्योंकि हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो बड़ा ही हो जाएगा। राइट है, तो बहुत ध्यान से चाहिए। अब अगला आधा घंटा मुझे आप लोगों का फोकस चाहिए बस। ठीक, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझने के लिए आज से एक बात सभी लोग याद रखेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, या जब हम फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे वो हो, मैथ के अंदर किसी काम को करना, किसी कार्य को करना, कोई कार्य कर लिया, कोई काम कर लिया, उसको हम लोगों ने आज से बोलेंगे कि कोई इवेंट किया, कोई इवेंट हमने किया, इवेंट उसको बोलते हैं इवेंट होना। राइट है, मैथ्स के अंदर क्लास 10 में पढ़ के भी आए होगे आप, प्रोबेबिलिटी के अंदर इवेंट का होना क्या होता है, किसी काम को करना, किसी कार्य को करना, किसी काम का होना, तो बोलेंगे हम लोग आज से इवेंट बोले करेंगे। राइट, तो एक बात तो ध्यान रखना, इवेंट को हम लोग कार्य का होना, काम का होना, ठीक है, हैपन एन इवेंट, हैपन एन इवेंट मतलब किसी काम को होना, ये हम लोग यहाँ पर मानेंगे। ठीक, अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखो, अब से मैं बार बार बड़ी बड़ी स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में बात करूंगा। दो तरह के होते हैं, फिलहाल तो लिख देता हूं एक बार। दो तरह के फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होते हैं, फंडामेंटल
पहला होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, राइट है, फंडामेंटल प्लीकेशंस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशंस, राइट है। दो तरह के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमारे कोर्स में है, मतलब होते दो तरह के हैं, कोर्स में क्या होंगे, तो दो तरह के फंडामेंटल प्रिंसिपल हम काउंटिंग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कार्य को या काम को हम लोग आज से इवेंट बुलाया करेंगे, राइट है। अब ये बात नोट कर लेंगे यार, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं पहले, तो मैं ऐसे एडिशन को रब कर दे रहा हूं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, फॉर्मूला बताऊंगा, पहले थोड़ा सा समझते हैं कुछ, ठीक है। तो देखो मेरे पास में 3 पैंट्स हैं, राइट है, मेरे पास में कितनी पैंट्स हैं, 3 पैंट्स हैं, और 2 मेरे पास में शर्ट्स हैं, राइट है, ठीक। पैंट्स का नाम ये है, पहली पैंट P1, दूसरी पैंट P2, तीसरी पैंट P3। शर्ट है ऐसे ही, एक शर्ट S1, दूसरी शर्ट S2, ठीक है, सिंपल सी बात होगी। अब मुझको सुबह को कपड़े पहनने हैं, मुझको तैयार होना है, राइट है। देखो चैप्टर एक तरह से पहली, जैसे पहली टाइप क्वेश्चन नहीं होते, कुछ इस तरह की फीलिंग आएगी बीच में आपको। मुझे कुछ पजल्स जो होती हैं, मुझे कुछ ये कपड़े पहनने हैं। अब मैं सुबह उठा, नहाया धोया, अब मैं फ्रेश होकर गया रूम के अंदर, तो मेरे को कपड़े पहनने हैं या किसी इंसान को पहनने हैं, तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, राइट है भाई, उसको पहले शर्ट, चलो पहले उसको पैंट चूज करनी है, पहले उसको पैंट लेनी है कि वो कौन सी पैंट पहने। तो हमको यहाँ पे ये सोचना है अपने माइंड में खुद को। देखो इस चैप्टर के क्वेश्चन की खास बात ये रहेगी कि हर चीज को, जो भी इवेंट होना है ना, जो काम होना है ना, उसको अपने ऊपर लेकर देखना है कि हम कर रहे हैं, राइट है, तो अच्छे से समझ पाओगे हम कर रहे हैं उस काम को। तो मुझको, मैं अपने आप को मान रहा हूँ फिलहाल, मुझको पैंट पहननी है, राइट है। तो मेरे माइंड के अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि सोचने की, कितने तरीके हैं कि मैं कौन सी पैंट पहनूंगा। टोटल पैंट पहनने के तरीके मेरे पास कितने हैं, तो 3 तरीके हो गए ना भैया। तो मैं पैंट P1 पहन सकता हूं, या मैं पैंट P2 पहन सकता हूं, या मैं पैंट P3 पहन सकता हूं। यहां पर कंफ्यूज इस बात में नहीं होना कि पहनेंगे तो हम एक ही, हम यहां पर वो नंबर नहीं बता रहे हैं कि हम पहनेंगे कितनी, हम नंबर उनकी बात कर रहे हैं कि पहन कितने तरीकों से सकते हैं, कितनी हो सकती है, चांस कितने कितने हैं। जैसे क्लास 10 में पढ़ते थे ना प्रोबेबिलिटी के अंदर, थोड़ा सा वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर रहे हम लोग। तो नंबर ऑफ वेज टू वियर पैंट, टू वियर पैंट, पैंट्स पहनने के कुल तरीके मेरे पास 3 हैं। पहनूंगा मैं एक पैंट ही, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं भाई। जब मैं अलमारी खोलूंगा या खूंटे पे टंगी हुई है हमारे घर में, तो सोचूंगा यार आज तो व्हाइट वाले पहन लूं, नहीं यार व्हाइट नहीं, ग्रे पहनता हूँ, नहीं ग्रे नहीं ब्लू पहनता हूँ। तो 3 पॉसिबल संभावना है कि मेरे पास है ही 3 पैंट। तो हमको देखना यह है कि कितने तरीकों से मैं सोच सकता हूँ अपने माइंड के अंदर, राइट है। तो नंबर ऑफ वेज टू वियर द पैंट्स कितने हो जाएंगे, 3। दूसरी बात, अब आ जाओ शर्ट पे। अब मैंने पैंट कोई एक पहन ली, वो हमको वो नंबर नहीं देखना कि हमने पहने कितनी है, पहन कितनी सकते थे वो देखना है, राइट। तो नंबर ऑफ वे टू वियर शर्ट्स। अब मैंने कोई पैंट पहन तो ली, अब शर्ट का नंबर है। अब सोचो यार इस पैंट पे तो ब्लैक अच्छी लगेगी, नहीं 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 ब्लैक तो कल पहनी थी, व्हाइट पहनता हूँ आज, तो है तो मेरे पास, तो मैं 2 तरीके से सोच सकता हूँ ना। तो नंबर ऑफ वेज टू वियर द पैंट्स 2, राइट होगी बात। अब यहां पर देखो, नंबर ऑफ टोटल वेज, बल्कि टोटल नंबर ऑफ वेज लिखो, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, राइट है, टोटल नंबर ऑफ वेज। अच्छा, पैंट पहनने को मैंने माना है इवेंट ए, ये मेरे लिए इवेंट ए है, पैंट पहनना मेरे लिए क्या है, इवेंट ए है, और शर्ट पहनना मेरे लिए क्या है, इवेंट बी है। तो नंबर ऑफ वेज number of ways to be to doing, number of ways to do event A and B, event A and B, इवेंट ए और इवेंट बी को दोनों को एक साथ, क्योंकि मेरे को दोनों चीज पहननी है ना भाई, पैंट भी पहननी है शर्ट भी पहननी है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं खाली पैंट पहन के घूमूंगा या मैं खाली शर्ट पहन के घूमूंगा, दोनों पहनने पड़ेंगे ना। तो जब हमको दोनों काम करने होते हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जब हमको इवेंट ए और इवेंट बी दोनों करने हो तो हम इवेंट ए के जो टोटल नंबर थे, इवेंट बी के जो टोटल नंबर थे, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास पैंट शर्ट को टोटली मिलाकर के पहनने के 6 तरीके हैं। क्लियर होगी बात, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन को क्यों बोला गया है, ठीक। अब थोड़ा सा फील कराता हूं, प्रैक्टिकल देखते हैं करके, प्रैक्टिकली। अब देखो ये क्षेत्र मैंने आपको मैथमेटिकल समझा दिया ना, अब फील नहीं आया। सुनो, कितनी पैंट थी P1, मैंने सोचा यार P1 ले लूंगा, नहीं
P2 ले सकता था या फिर P3 भी ले सकता था। 3 पैंट में यहाँ पर ले सकता था। अब सपोज करो मैंने पैंट P1 चुन ली, पैंट P मैंने उठा ली और पहन भी ली, मान लो पहन ली। तो अब मैं पैंट P1 के साथ कौन सी शर्ट पहन सकता हूँ बताना? शर्ट 1 पहन सकता हूँ या शर्ट 2 पहन सकता हूँ? अगर मैं पैंट P2 पहनता तो मैं पैंट P2 के साथ शर्ट S1 पहनता या शर्ट S2 पहनता। अगर मैं पैंट P3 पहनता तो मैं शर्ट S1 या S2, मतलब पैंट P1 के साथ 2 पॉसिबिलिटीज हैं, पैंट P2 के साथ भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं और पैंट P3 के साथ भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहां से टोटल क्या बना? अगर मैं P1 S1 चूज करता हूं तो P1 S1, या फिर क्या हो सकता था P1 S2, या फिर क्या हो सकता था P2 के साथ S1, या फिर क्या हो सकता था P2 के साथ S2, या फिर क्या हो सकता था P3 के साथ S1, या फिर क्या हो सकता था P3 के साथ S2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू बी वियर बॉस पैंट्स एंड शर्ट, दोनों को पहनने के टोटल तरीके, टोटल केसेस ये तो बनते P1 S1, या तो मैं आज घर से बाहर P1 S1 पहन के जाता, या P1 S2, या P2 S1, या P2 S2, या P3 S1, या P3 S2। ठीक, एक और तरीके समझते हैं। आप घर से बाहर हो, ठीक है, और आपके घर की अलमारी के अंदर तीन पैंट्स रखी हुई हैं, 2 शर्ट्स रखी हुई हैं। आपको अपने दोस्त को भेजा, या जरा मेरे घर पे जा और मेरी अलमारी में 3 पैंट रखी हुई हैं, 2 शर्ट रखी हुई हैं, एक पैंट एक शर्ट ले आ। आपने उसको कोई स्पेशल नहीं बताया कि रेड लानी है, ब्लैक लानी है, ये कौन सी लानी है, कहा कि बस नॉर्मली कहा कि एक पैंट ले आ, एक शर्ट ले आ। तो दोस्त क्या करेगा, घर जाएगा, अलमारी खोलेगा, वो भी कुछ सोचेगा, तो रैंडमली उठाकर एक पैंट उठा लेगा, एक शर्ट उठा लेगा। अब आपके मन में, तुम तो बाहर हो ना घर से, तुम्हारे मन में क्या संभावनाएं बनेगी? यार हो सकता है वो P1 S1 उठा के ले आ गए, जो पेयर बन के आएगा पैंट शर्ट का, तो पॉसिबिलिटी इनसे बाहर तो नहीं है ना कोई भी। या तो आपका दोस्त P1 S1 लेके आएगा, या P1 S2 लेके आएगा, या P2 S1 लेके आएगा, या P2 के साथ S2 ले आएगा, या P3 S1 ले आएगा, या P3 S2 ले आएगा। तो ये जो 6 नंबर यहाँ निकल के आया था, देख लो प्रैक्टिकली भी वो 1 2 3 4 5 6, तो ये तो मैथमेटिकली फॉर्मूले से है, ये प्रैक्टिकली है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रोसेस तो बहुत बड़ा होगा क्योंकि क्वेश्चंस में ये नंबर बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं, तो हम बैठ के पेड़ तो बनाएंगे नहीं ना वहां पर, राइट है। तो इसलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हमको इस तरह समझना है कि जब भी 2 इवेंट होने हो, इवेंट ए और इवेंट बी, तो पहले हम लोग इवेंट ए के टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करेंगे, फिर इवेंट बी के टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करेंगे, और हमको दोनों इवेंट करने हैं, याद रखना, हमको इवेंट ए एंड बी, यहां पर इस एंड का बहुत इंपॉर्टेंस है, इस वाले एंड की, ये एंड ये बता रहा है कि इवेंट ए एंड इवेंट बी दोनों होने हैं, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में अगर हम जनरल वे में बात करें, अब अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वे को जनरल वे में भी लिख दूं, क्योंकि ये तो मैंने तुमको सिर्फ समझाया था, तो यहां से लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू डू इवेंट, नंबर ऑफ वेज टू डू इवेंट ए। इवेंट ए के होने के नंबर कितने हैं? m, मतलब इवेंट ए हो सकता है m तरीकों से, जैसे कि पैंट पहना 3 तरीकों से था, ऐसे ही नंबर ऑफ वेज टू डू इवेंट बी, इवेंट बी हो सकता है n तरीकों से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू डू इवेंट ए एंड, इस एंड की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, इवेंट एंड इवेंट बी, दोनों के होने का जो कुल टोटल नंबर होंगे वो होंगे m मल्टीप्लाई बाई n। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल। तो आपको फॉर्मूले के रूप में तो ये बात याद रखनी है, फॉर्मूले के रूप में, ठीक है, कि अगर कोई इवेंट ए m तरीकों से हो सकता है और इवेंट बी n तरीकों से हो सकता है, तो दोनों को एक साथ करने के तरीके m इंटू n होंगे, राइट, नोट कर लेंगे। इतनी जानकारी को सभी बच्चे नोट करेंगे तुरंत। और हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में 3 चीज आ गई, मुझको पैंट के साथ साथ शर्ट तो पहननी ही थी, और मौसम ठंड का है, मुझको जैकेट भी पहननी है, और जैकेट मेरे पास 6 4, तो अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई। पहले तरीके, पैंट पहनने के 3 तरीके, शर्ट पहनने के 2 तरीके, जैकेट पहनने के 4 तरीके, और मेरे को तीनों ही पहनने हैं, तो टोटल भी कितने बन जाएंगे? 3 दूनी 6 4 24। तो अब कितने तरीके हो जाएंगे? 24 तरीके। इस तरह से हम 24 ट्रिपलेट्स बना सकते हैं अगर हमको जैकेट भी पहननी होती। तो याद रखना, अगर इवेंट कोई इवेंट ए है, उसको करने के तरीके m है, इवेंट बी को करने के तरीके n है, इवेंट सी को करने के तरीके अगर l है, तो तीनों को एक साथ करने के तरीके m n l एंड सो ऑन। अगर कभी 4 इवेंट हुए तो चौथे को मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो कुल मिलाकर बात का निष्कर्ष निकलता है, निचोड़, कि मल्टीप्लीकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन में जितने भी इवेंट होने हैं उन सभी इवेंट के इंडिविजुअली पे नंबर लिखो, फाइंड करेंगे हम लोग कि पहला इवेंट कितने तरीकों से होगा, दूसरा इवेंट कितने तरीकों से होगा, तीसरा इवेंट कितने तरीकों से होगा। और अगर हमको तीनों ही करने हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमको तीनों ही करने हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इतना नोट करेंगे। अब चलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन पर। अब है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन से, मेरे पास बार टाई है, रेड टाई है मेरे पास 3, रेड टाई कितनी है 3, और ब्लू टाई है मेरे पास 2, ठीक। अब मैंने अलमारी खोल ली। अच्छा, एक मिनट के लिए पिछले वाला भूल जाओ, मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कि हमने पैंट शर्ट पहननी थी, जैकेट पहननी थी, वो बात अलग कर दी, फिलहाल उसको भूल जाओ। अब मैंने मेरे को टाई पहननी है, ठीक है, मैंने अलमारी खोल ली, मेरे को टाई पहननी है। अब जब टाई पहननी है तो क्या करेंगे भैया, रेड टाई 3 है, ब्लू टाई 2 है, ठीक। तो या तो मैं R1 पहनूंगा, या R2 टाई, या फिर R3। रेड टाई 3 है ना, और ब्लू टाई 2 है, ब्लू टाई और ब्लू 2, तीन रेड टाई है, 2 मेरे पास ब्लू टाई है, 5 तरह की टोटल टाई मेरे पास में है। अब टाई तो कोई इंसान एक ही पहनेगा ना, अब एक के ऊपर एक 2 टाई पहन तो कोई नहीं घूमता दुनिया में। अब अलमारी खोल ली, वो दिखाई दी यार, अच्छा 3 तो रेड कलर की लटकी हुई हैं, 2 ब्लू, एक उठाएगा और पहन लेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर कोई इंसान रेड टाई पहनता है तो ब्लू नहीं पहनेगा, ब्लू पहनता है तो रेड नहीं पहनेगा। रेड टाई को पहनने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 3। अगर मैं रेड टाई को पहनने को अगर मैं रेड टाई को पहनने को इवेंट ए बोल दूं और ब्लू टाई को पहनने को इवेंट बी बोल दूं, तो नंबर ऑफ वेज टू डू इवेंट ए को करने के तरीके, या तो रेड 1 पहन सकता हूं, या रेड 2 पहन सकता हूं, या रेड 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू डू इवेंट ए को करने के कुल तरीके 3 है, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ वेज टू डू इवेंट बी 2 है। लेकिन यहाँ पर काम एक ही होगा, इस बार दोनों नहीं होंगे यहाँ वाले, तो इस बार यहाँ पर एंड नहीं आएगा। टोटल नंबर ऑफ वेज टू डू इवेंट ए और बी, इस बार काम तो कोई एक ही होगा ना, या तो इवेंट ए होगा या इवेंट बी होगा। इस बार दोनों टाइप तो नहीं पहनेंगे ना, पिछले वाले में तो शर्ट पैंट दोनों पहनी थी, इस बार दोनों नहीं पहनोगे, एक पहनोगे, जब दोनों में से कोई एक काम होना हो, राइट है। तो ऐड करते हैं 3 + 2 = 5। तो टाई पहनने के, टाई को पहनने के सोचने के मेरे पास 5 तरीके होंगे कुल मिलाकर के, चाहे सोच लो भैया। तो अब प्रैक्टिकल देख लो इस चीज को, या तो इंसान रेड 1 पहन के निकला भाई, तुम्हारे दोस्त के पास, तुम्हारे पास 5 टाई है, 3 रेड है 2 ब्लू है, तुम घर से बाहर हो, तुमने अपने दोस्त को बोला कि भाई मेरे घर से जाकर टाई लिया, अलमारी खोल टाई रखी हुई है, तो वो खोल लेगा, कौन चलाएगा, तुमने उसको कुछ स्पेशल बताया नहीं है कि कौन चलाएगा, वो तो जो उसके हाथ लेके उठा के ले जाएगा। तुम्हारे मन में कितनी संभावनाएं आएंगी उस टाइम पर, इन 5 के अलावा कोई नहीं आएगी। तुम्हारे मन में आएगी यार मैंने उसको कह तो दिया, अब हो सकता है कि वो रेड 1 ले आए, हो सकता है वो रेड वाली 2 ले आए, या वो R3 ले आए, या वो B1 ले आए, वो B2 ले आए। 5 पॉसिबिलिटी, देखो 5 तो बन के आई। इस बार पेयर थोड़े बनेंगे, रेड B1 रेड B2 तो नहीं बनेंगे, टाई दोनों थोड़ी पहनेगा कोई भी इंसान यार। तो नंबर ऑफ वेज टू बी, अब इसको लिखते हैं जनरल वे में, बात समझ में आ गई होगी। तो एडिशन वाले में क्या करना है, प्लस करना है, और पहचान क्या है, यहाँ पर काम एक ही होगा, ध्यान रखना। अगर कभी 3 काम होने हैं, मान लो व्हाइट टाई भी होती मेरे पास कितनी, 4, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू डू तीनों इवेंट के होने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3 टाई को पहनने के 3, ब्लू पहनने के 2, व्हाइट को पहनने के 4, 3 और 2 5 और 4 9। क्योंकि यार टाई तो भले आपके पास 3 कलर्स की हो, पहने का तो कोई इंसान एक ही ना, हाँ सोच सकता है इतने तरीकों से, राइट है। तो अब इसको अगर मैं जनरल वे में लिखूं तो नंबर ऑफ वेज टू डू इवेंट ए के होने के अगर n तरीके हैं, एंड नंबर ऑफ वेज टू डू इवेंट बी के होने के अगर n तरीके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू डू इवेंट ए एंड बी, तो इवेंट ए एंड बी दोनों के होने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे, m + n, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ वे टू डू इवेंट ए और बी, जब एक काम होना हो, यहां पर और का मतलब या है इवेंट ए होगा या इवेंट बी होगा, रेड टाई पहनोगे या ब्लू टाई पहनोगे, या तो पिछले वाले में मल्टीप्लिकेशन वाले में ऐड आता है, यहाँ पर दोनों काम होंगे, या तीनों काम होंगे, या 4 इवेंट है तो चारों काम होंगे। यहाँ पर अगर 2 इवेंट हैं या 3 इवेंट है या 4 इवेंट है, यहाँ पर सब में और लगेगा, और इसका मतलब है कि अगर सिर्फ काम पॉसिबिलिटीज दोनों के होने की होंगी, पॉसिबिलिटीज तीनों के होने की होंगी, मगर होगा एक ही, ठीक। तो क्वेश्चन को जब हम करेंगे, जब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में, तो वहां पर हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, समझना है बहुत ध्यान से। और यहाँ पर पहला ऑब्जर्वेशन तो यही होगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ
मल्टीप्लिकेशन लगेगा या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा। अगर आपको क्वेश्चन में होने वाले सारे इवेंट करने हैं, दोनों तीनों चारों इवेंट करने ही करने हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर 2 3 4 इवेंट गिवन तो हैं बट होगा कोई एक ही, करना कोई एक ही होगा, तो एडिशन करेंगे। यही समझाना था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स में। ठीक, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखकर जब इनको हम अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक, देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। और 4 एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही छोटे साइज के हैं। 2-3 लाइन में क्वेश्चन खत्म होंगे, सब ऐसे होंगे, मगर 2-3 लाइन बहुत सोच के आएंगी, ऐसी नहीं आएंगी वो लाइन्स। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, देखेंगे इधर सामने। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग which can be formed out of the letters of the word rose where the repetition of the letters is not allowed, right है। तो क्वेश्चन में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, ध्यान से समझना लैंग्वेज को। आपके सामने अगर बुक होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है, फिर भी आपके पास बुक होनी चाहिए। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड। सबसे पहली बात, हमको जो वर्ड बनाना है वो 4 लेटर्स का होगा। लेटर मतलब अंग्रेजी के अल्फाबेट जो होती हैं। तो हमेशा ऐसा करना कि 4, जैसे उसने कहा ना कि 4 लेटर वर्ड, तो 4 बॉक्स बना लेना, राइट है। और देखो इस यहाँ पर बोर्ड पे जो मैं काम करूंगा ना, उसमें कौन सा काम तो रफ है, कौन सा काम फेयर है, कौन सा आपको कॉपी में करना है या एग्जाम में लिख के आना है, कौन सा नहीं, वो मैं बताऊंगा सब कुछ। फिलहाल देखते रहो, ठीक है। कुछ काम रफ भी होंगे, कुछ काम फेयर भी होंगे, सब बताए जाएंगे आपको, तो फिलहाल देखते रहो। तो फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। मेरे को एक वर्ड बनाना है इंग्लिश का जिसमें 4 लेटर्स होंगे। अच्छा, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ध्यान से समझनी है। हल्की सी लैंग्वेज इधर उधर हुई या ग्रामेटिकल मिस्टेक की ना समझने में, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। विद और विदाउट मीनिंग, चाहे उस वर्ड का कुछ मतलब हो या ना हो। जैसे रोज का मतलब गुलाब होता है, पर जब मैं इसके अक्षरों को आगे पीछे करूंगा तो हो सकता है एक वर्ड ये बन के आए, या हो सकता है एक वर्ड ये बन के आए। तो इनका कोई मीनिंग हो या ना हो अपने को मतलब नहीं है। विद और विदाउट मीनिंग उन्हें पहले लिख दिया। ठीक, तो 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है, कुछ मीनिंग हो चाहे ना हो, हमको देखना भी नहीं है मीनिंग। तो फॉर्म्ड आउट द लेटर ऑफ वर्ड रोज, और वो 4 अक्षर जो लेने हैं वो रोज में से लेने हैं। एक आर ले लेंगे, एक ओ और एक एस और एक ई, राइट है। वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स आर नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड पूरे चैप्टर में, ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में जब भी मैं RNA लिखूंगा तो मतलब होगा रिपीटेशन नॉट अलाउड। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन के अंदर कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं। फिर कभी कभी आया करेगा रिपीटेशन अलाउड, तो मैं RA लिखूंगा। ठीक है, तुम भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो, मगर एग्जाम मत लिख के आना। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, और RA का मतलब क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड, राइट है। तो फिलहाल मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिलहाल हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें तो साफ साफ क्या कह दिया कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, जो मुझको टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स यूज करने हैं वो कितने करने हैं, 4, राइट है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने यूज करने हैं, 4। अच्छा, एक बात और है, कुछ बच्चों को ना लेटर में और वर्ड में अक्सर अंतर नहीं पता कि लेटर क्या होता है और वर्ड क्या होता है। देखो R, O, S, E 4 लेटर हैं अलग अलग, और इन चारों को मिला के बनता है रोज, एक वर्ड। ठीक है, ये वर्ड है, लेटर्स हैं। तो मुझको जो लेटर यूज करने हैं वो 4 है मेरे पास, उतने ही बॉक्स बनाओगे जितने लेटर यूज करने हैं। ये बात जरूर मेंशन करनी है कि रिपीटेशन अलाउ है या नहीं। तो मैंने क्या लिख दिया, पहले फिलहाल तो प्रो लिख देता हूँ, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये बात भी लिख देना साफ साफ। ये सब काम फेयर हो रहा है अभी तक का, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड। हमको क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड मतलब क्या है कि हम एक अक्षर को 2 बार नहीं लेंगे, एक लेटर को 2 बार नहीं लेंगे। जैसे कि एप्पल होता है ना, APPLE, तो इसमें P को रिपीटेशन हो गया, रिपीटेशन नहीं करना, स्पेलिंग के अंदर एक लेटर एक ही बार लिखना है। ठीक, कभी कभी आएगा रिपीटेशन अलाउड, तो हम उस टाइम पर रिपीट कर सकते हैं, क्वेश्चन अभी आएंगे आगे। ठीक है, तो कह रहा है कि रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, वेयर द रिपीटेशन ऑफ नॉट अलाउड, काफी लिखा हुआ है। अब दोबारा सुनते हैं कहानी को। 4 लेटर का वर्ड बनाना है, वो 4 लेटर यहां से लूंगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि जिस लेटर को हमने एक बार ले लिया वो दोबारा नहीं लेंगे, बस काम खत्म। अब लिखना टोटल नंबर ऑफ वेज टू बी वर्ड फॉर्म्ड। जो उसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू बी वर्ड फॉर्म, उस वर्ड को बनाने के टोटल तरीके कितने होंगे। तो किताब में एग्जाम में जो बातें लिखी हुई है ना, वो हमको नहीं लिखनी,
हमको कुछ नहीं लिखना, ये लैंग्वेज लेट ये कुछ नहीं लिखना, सिंपल करना है, ठीक है। एग्जामिनर सब समझ जाएगा और आपके नंबर कटेंगे भी नहीं। अब करना क्या है, खेल तो असली अब शुरू होगा। हाँ, ये बात मेंशन करनी जरूरी है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हम 4 यूज करने वाले हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं करेंगे, और दैट ऑफ द आंसर लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज टू बी वर्ड फॉर्म्ड, जो वर्ड बनने वाले हैं उनके टोटल नंबर कितने होंगे, कितने बन सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं आगे। तो ये कह रहा है कि भाई जैसे रोज है, एक तो रोज ही हो गया, एक हमने इसको स्पेलिंग चेंज कर दी, ये बनाना है, एक ये बन गया, ठीक है, एक ये बन गया। इस तरह के कितने बन सकते हैं, पहले हमको क्वेश्चन समझना है। इस तरह बैठ के हम कितने कितने लेटर इन 4 लेटर को यूज कर कितने अक्षर बना सकते हैं, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, करना क्या है कि चाहे तो कभी इधर से शुरू करना, चाहे इधर से शुरू करना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आने वाले क्वेश्चन में कंडीशन आएंगी, वो बात बर्बाद की है। तो पहले देखो कि आपको ये वाला जो प्लेस है वो फिल करना है। इस प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। सोचो कि यहाँ पर मैं क्या फिल करूंगा, मेरे पास 4 लेटर की लिस्ट है ना, आर है, एस है, ओ है, ई है। यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, या तो आर फिल करेंगे, या एस फिल करेंगे, या ओ फिल करेंगे, या ई फिल करेंगे, राइट। ध्यान से समझना, हमको फिल करना एक ही है, और मैंने आपको अभी पीछे समझाया था कि जो करना है वो नहीं लिखना, जो आ सकता है वो लिखना है। तो यहाँ पर कौन कौन आ सकता है, यहाँ पे आर आ सकता है, हाँ जी, एस भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। तो इस प्लेस को, इस वाले प्लेस को फिल करने मेरे पास 4 तरीके हैं। तो इसके अंदर लिखोगे 4, ऐसे 4। एग्जामिनर को पता है, ये बात ध्यान रखना, एग्जामिनर को पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखना नहीं है कि नंबर ऑफ वेज टू बी फिल्ड द फर्स्ट प्लेस इज इक्वल टू 4, कुछ मत लिखो। अब तुमने मान लो आर लिखा है, या एच लिखा है, या ओ लिखा है, या ई लिखा है, एक लेटर तुमने यूज कर लिया यहां से, राइट। एक लेटर यूज हो चुका, भले ही कोई ऐसा हुआ हो, तरीके 4 थे। अब कोई बच्चे गलती कर देते हैं, ये सोचते हैं कि हमने चारों भर दिए, भैया 4 नहीं भरे, दोबारा देखो। इसको भरने के तरीके लिखने हैं मुझको, भरा जाएगा भले ही किसी एक से, यहाँ पर आर होगा, या फिर एस होगा, या फिर ओ होगा, या ई होगा, भरेंगे तो एक ही तरीके से, लेकिन भर कितने तरीके से सकते हो, 4 तरीकों से। और हमने एक लेटर यहां भर दिया, सपोज करो मैंने एस भर दिया, रिपीटेशन है नहीं तो एस को तुम यूज नहीं कर सकते। तो इस वाले को फिल करने के कितने तरीके बचे, इस वाले को फिल करने के कितने तरीके बचे, 3 तो बचे। अब आर ओ ई, मान लो मैंने यहाँ पर आर लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे ओ लिख सकता हूं, मैं यहाँ पर ई लिख सकता हूं। तो मेरे पास लिखूंगा भले ही एक, लेकिन लिखने के तरीके, लिखने के सोचने के तरीके 3 हैं। और मैंने यहाँ पे आर या ओ या ई में से मैंने ई भर दिया। अब अगले वाले बॉक्स को भरने के तरीके 2 बचे, मैंने आर भर दिया, अगले वाले के तरीके 1 बचा, ठीक। और मेरे को क्या चारों बॉक्स भरने जरूरी है, या कोई एक ही भरना है, वही बात, पैंट शर्ट दोनों पहननी है, या ब्लू और रेड में केवल एक टाइप पहननी है। तो अगर मेरे को चारों बॉक्स भरने हैं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और मेरे को अगर कोई एक ही बॉक्स भरना है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो मेरे को यहाँ पर चारों बॉक्स भरने हैं ना, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, चारों बॉक्स भरने के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से इन चारों के मल्टीप्लाई कर देना, और आंसर कितना जाएगा 24, ठीक, काम खत्म। कुछ फालतू बातें नहीं लिखनी। अब क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा वो ये होगा, बस इतना आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, कोई फालतू बातें नहीं लिखनी। एग्जामिनर को चेक करने वाले को सब पता है कि बच्चे ने क्या किया है, उसको पता है कि हमने हाँ 4 लेटर यूज करने हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ये करके दिखाया भी है, ये दिखाना है करके, ये काम करके दिखाना है एग्जाम में जरूर, ठीक है। और कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, अगर ज्यादा ही है ना तो यहाँ पर लिख देना बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर कोई बच्चे को ज़्यादा ही वो है बल्कि लिखो, इसको तो आप लिखो, ठीक है, कि हमने यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज किया है, ठीक है, ये बात भी डाल देना इधर, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन वाला यूज करोगे तो मल्टीप्लिकेशन लिख देना, एडिशन का यूज करोगे तो एडिशन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने थोड़ा सा टाइम लेकर इसलिए समझाया है ताकि इसमें कई बातें मैंने आपको क्लियर कर दी, राइट है। आने वाले क्वेश्चन में हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन को इससे शॉर्ट मत करना। मैंने काफ़ी लैंग्वेज शॉर्ट करा दी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना चलेगा, इससे कम मत करना। देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, टोटल फ्लैग्स कितने हैं मेरे पास 4। गिवन 4 फ्लैग्स इज इक्वल टू 4 ऑफ डिफरेंट कलर, 4 अलग अलग कलर के फ्लैग हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि मेरे पास रेड, ब्लू और जी व्हाइट और येलो, 4 कलर के फ्लैग मेरे पास में है, मैंने मान लिया। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड,
कितने अलग अलग सिग्नल जनरेट कर सकते हैं इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू फ्लैग्स वन बिलो द अदर। अगर एक सिग्नल के अंदर दो फ्लैग लगाने हो एक दूसरे के नीचे। नहीं समझ में आया ना? इस चैप्टर की खास बात यही है कि इसकी पहले लैंग्वेज समझनी पड़ती है। कह रहा है कि सिग्नल बनाने हैं। सिग्नल मतलब जैसे हम कभी जाते हैं ना रोड पर, तो एक राइट में बोर्ड लगा हुआ है फुटपाथ पर, कोई सिंबल बना हुआ है, खाली सिंबल, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल होते हैं ना। तो ट्रैफिक सिग्नल कुछ इस तरह का है कि केवल एक रेक्टेंगल टाइप का एक बॉक्स होगा, दीवार पर लगा हुआ होगा, यहाँ पे होगा येलो कलर, यहाँ पे होगा रेड कलर, और इसका मतलब क्या है कि आगे अस्पताल है। अगर कभी ऐसा हुआ कि यहाँ ब्लैक है और यहाँ व्हाइट है तो आगे स्कूल है। ठीक, इस तरह के सिग्नल बनाने हैं मेरे को। ठीक है, तो मेरे को कुछ सिग्नल बना कर देने हैं, और सिग्नल बनाने के लिए उसने कंडीशन लिख दी कि एक सिग्नल में दो फ्लैग यूज होने हैं, ऊपर नीचे यूज होने हैं, और अलग अलग कलर के यूज होने हैं। साफ लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ेंगे एक बार और। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 4 अलग अलग कलर के फ्लैग दिए हुए हैं, झंडे दिए हुए हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी फॉर्म्ड, अलग अलग करके कितने सिग्नल में बना सकता हूं जिसमें मेरे को अलग अलग कलर के दो झंडे ऊपर नीचे यूज करने हैं। एक झंडा ऊपर लगाऊंगा, एक झंडा नीचे लगाऊंगा। ठीक, तो नंबर ऑफ फ्लैग्स टू बी यूज, नंबर ऑफ फ्लैग्स टू बी यूज्ड, जो फ्लैग यूज होने हैं, कितने यूज होने हैं? 2 हैं, 4 फ्लैग, 4 हैं, यूज 2 करने हैं। देखो इतनी जानकारी लिखनी क्वेश्चन में जरूरी है। फ्लैग 4 हैं, फ्लैग 4 हैं, यूज 2 करने हैं। अब आते हैं हम सिग्नल बनाने पर। अब मुझको सिग्नल बनाने हैं, मैं बैठ गया जी। ठीक है, अब मेरे मन में आया मेरे को सिग्नल बना के देने हैं, और हमको पता है कि मेरे को एक सिग्नल में 2 झंडे यूज करने हैं, अलग अलग कलर के यूज करने हैं, ऊपर नीचे यूज करने हैं। तो मुझे को सोच के बता दो, सोच के बताओ, अपने ऊपर लेकर देखो, इस वाले प्लेस पर मैं कौन से रंग का झंडा रखूंगा। मेरी इच्छा है, मैं यहाँ पर रेड भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ पर ब्लैक भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ पर और करके व्हाइट भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ पर येलो भी रख सकता हूँ। रखूंगा एक ही, हमको उस एक से मतलब नहीं है, रख कितने सकते हैं, कितने तरीकों से मेरे मन में विचार आ सकते हैं। तो इस वाले प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 4 झंडों के बारे में सोच सकता हूँ। तो इस वाले प्लेस को फिल करने के 4 तरीके हैं। ठीक, और फ्लैग्स यूज करने हैं डिफरेंट कलर के। जो कलर मैंने यहाँ यूज कर लिया, रेड में से, ब्लैक में से, डब्लू में से, कोई तो यूज करा ही है ना, मान लो व्हाइट कर लिया, तो अगले वाले को फिल करने के कितने तरीके बचे भाई? अगले वाले के बचे या तो रेड, या ब्लू, या वाई, केवल 3 तरीके मेरे पास में बचे। राइट है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स टू बी यूज्ड 2 करने थे। तो पहले वाले प्लेस को फिल करने के 4 तरीके, दूसरे प्लेस को फिल करने के 3 तरीके। तो अच्छा, दोनों फिल करने हैं प्लेस या एक करना है? दोनों करने हैं ना, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो लिख देना, पूरा लिखना, पूरा 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 पूरा, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये बात पूरा लिख के आना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, total number of signals can be generated या can be formed, total number of signals can be formed is equal to, पहले प्लेस को फिल करने के 4 तरीके, दूसरे को फिल करने के 3 तरीके, मल्टीप्लाई करें या एडिशन करें, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग रहा है ना, दोनों फिल करने हैं ना, मल्टीप्लाई कर दो, 12 तरीके, कहानी खत्म। ये लैंग्वेज जो लिखी है ना वहां पर, उसने केवल आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना बातों को, तो हमको एक्सप्लेनेशन नहीं देना, हमको क्वेश्चन देना है जितना सफिशियंट है। हाँ, इतना कर देना, इससे कम मत करना बस। ठीक, नोट करेंगे इसको, चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। तो कैसा लग रहा है कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे ना? तो मुझको पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन 1, 2 समझ में आ गए होंगे, दोनों एग्जाम्पल्स। और कैसे कैसे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज कर रहे हैं, इसकी पहचान क्या है, ये बहुत जरूरी है ना। देखते हैं एग्जाम्पल 3 और 4। अभी तक हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का यूज नहीं किया है। कब यूज करेंगे? जब काम एक ही हो रहा होगा, करने हमको 2-3 होंगे, मगर उनमें से एक होगा एक ही, तब यूज करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन को। जब सारे काम होने हो तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ओ सॉरी 3। अच्छा, इन क्वेश्चनों की एक खास बात और भी है, जब हमको प्रैक्टिस हो जाती है ना, प्रैक्टिस, तो हम इनको ओरली सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में कॉपी में कुछ तो लिखोगे ना, कुछ देखो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ वाला क्वेश्चन, मेंटली सोल्व कर दूंगा मैं उसको माइंड में, है ना, मगर एग्जाम में लिखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना हमको, तो जिससे हमको नंबर मिलेंगे तो हम उसको करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, इवन नंबर 2 डिजिट का, राइट है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5, गिवन डिजिट्स। उसने हमको क्वेश्चन में गिवन डिजिट्स दे रखी हैं, डिजिट्स, गिवन डिजिट्स,
तो जो गिवन डिजिट्स मेरे पास हैं 1 2 3 4 5, मतलब मुझको इन डिजिट का यूज करना है, मुझको इन डिजिट का यूज करना है, ठीक। इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, इस बार वो कह रहा है कि डिजिट रिपीट हो सकती है, क्लियर है बात, डिजिट रिपीट हो सकती है, तो रिपीटेशन इज अलाउड। तो क्वेश्चन कौन सा है, रिपीटेशन अलाउड, राइट है। रिपीटेशन यहाँ पे इस बार अलाउड होगा, यानी जो नंबर हम एक बार लेंगे उसको दोबारा भी हम लोग ले सकते हैं। तो हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो देखो इस बार हमको जो नंबर बनाना है ना, वो बनाना है 2 डिजिट का, तो इस बार हम बॉक्स कितने बनाएंगे, इधर 2, राइट है, 2 बॉक्स बनाएंगे। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, इस बार उसने कंडीशन डाल दी कि नंबर इवन चाहिए, तो इस बार हम इधर से नहीं फिल करेंगे, उधर से करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2 डिजिट का कोई नंबर अगर है, मान लो कि 92 है या 73 है, तो डिपेंड करता है इस वाले डिजिट के ऊपर। अगर ये डिजिट इवन होगी तो नंबर इवन होगा, ये ओड होगी तो नंबर ओड होगा। तो अब सुनो, यूज करना है इन नंबर्स का, 2 डिजिट का नंबर मुझको बनाना है, क्लियर है। तो यहां पर मैं क्या फिल करूंगा, सोच के बताओ, क्या फिल करूंगा, क्या क्या फिल कर सकता हूं। तो मैं यहां से यहां पर या तो 2 फिल कर सकता हूं, राइट है, या फिर मैं यहां पर 4 फिल कर सकता हूं, 2 या 4। करूंगा कोई एक ही, करूंगा तो करूंगा तो कोई ना कोई एक ही, मगर मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, 2 ऑप्शन है। तो मतलब नंबर ऑफ वेज टू बी फिल्ड, यूनिट प्लेस है ना। तो थोड़ा सा लिखना, कुछ तो लिखोगे ना लैंग्वेज, तो नंबर ऑफ वेज टू बी फिल, नंबर ऑफ वेज टू बी फिल यूनिट प्लेस, टू बी फिल कितना, यूनिट प्लेस, ये जगह कब पड़ेगी यार। तो नंबर ऑफ कितना, नंबर ऑफ वेज यहां लिख दूं क्या ऐसे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। नंबर ऑफ वेज टू बी फिल यूनिट प्लेस, टू बी फिल यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 2। यूनिट प्लेस को फिल करने के हमारे पास 2 ही तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पे 2 भरूंगा या मैं यहाँ पे 4 भरूंगा, क्लियर है। अब सुनो, रिपीटेशन इस बार अलाउड है, यानी कि जो नंबर हमने यहाँ भरा है, या तो हमने यहाँ पे 2 भरा होगा या हमने यहाँ पे 4 भरा होगा, वो अभी भी अवेलेबल है, अभी भी उसको हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ वेज टू बी फिल टेंथ प्लेस, दूसरे वाले स्थान को भरने के तरीके कितने, 5 के 5, फिर पूरे 5 के 5 होंगे कि नहीं होंगे। इसको भर सकता हूं मैं 2 तरीकों से, या तो 2 भरूंगा या 4 भरूंगा, और क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, जो नंबर मैंने आप यूज किया है, 2 यूज करा होगा या 4 यूज करा होगा, वो अभी भी अवेलेबल है, तो 5 के 5 हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक। तो इसको भरने के 2 तरीके, इसको 5 और दोनों ही भरने हैं ना, तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो पूरा लिखना बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, टोटल नंबर्स जो बन सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना 5 की 2 में, तो टोटल इस तरह के 10 नंबर पॉसिबल हैं जो बन सकते हैं, क्लियर है। तो इसको उतार लेंगे, एक बार तुरंत नोट करेंगे इसको। अच्छा, 1 मिनट के लिए वो एक कैसे था इसी क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे को आपको कंडीशन समझानी है ना, मैं एग्जांपल में समझा नहीं पाया वैसे, क्योंकि मैं एक्सरसाइज में आपको समझाऊंगा, हर तरह के समझाऊंगा। फिलहाल अगर वो इस क्वेश्चन में रिपीटेशन नॉट अलाउ कर देता है, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर वो कहता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो क्या होगा, ध्यान सुनना। अगर इसी क्वेश्चन में वो रिपीटेशन नॉट अलाउ कह दे मुझको, तो फर्क क्या पड़ेगा, सोचो सोचो सोचो, या तो मैं 2 भरूंगा या 4 भरूंगा, क्वेश्चन वही है, अब भी वो इवन कह रहा है, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो या तो मैं यहाँ पर 2 भरूंगा या फिर मैं यहाँ पर 4 भरूंगा। तो इसको फिल करने के 2 तरीके, या तो 2 या फिर 4। अब मैंने 2 में से या 4 में से कोई एक यहाँ भर दिया, मान लो मैंने 4 भर दिया, तो अब ये अवेलेबल ही रहेगा मेरे लिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड केस में अब ये अवेलेबल नहीं रहेगा। अगर 2 भरूंगा तो 2 ही रहेगा, मतलब अब मेरे पास 4 नंबर रहेंगे, इसको भरने के मेरे पास केवल कितने तरीके रहेंगे, 4। तो अब कितने बनेंगे टोटल, 4 दूनी 8, अब बनेंगे 8 नंबर। तो जब रिपीटेशन अलाउ है तो 10 नंबर, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो 8 नंबर, ठीक है। तो नोट कर लेंगे, देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 4, find the number of different signal that can be generated by arranging at least 2 flags in order, one below the above, ठीक है, on a vertical step, एक vertical step पर if 5 different flags are available, right है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया था, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसा ही था, थोड़ा चेंज कर दिया गया है यहाँ पर, और ऐसा मैं एक्सरसाइज भी करेंगे। इस तरह के 3 क्वेश्चन है झंडे वाले, झंडे से जो हमको सिग्नल बनाने हैं ना, 3 तरीके का है। अब चेंज क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमको फ्लैग्स 4 दिए थे,
और जो सिग्नल बनाने थे उसमें हमको 2 झंडों को यूज करना था ऊपर नीचे, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। इस बार टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स जो है मेरे पास वो 5 है ना। टोटल नंबर्स ऑफ फ्लैग्स जो है वो कितने हैं, 5 हैं। 5 अलग अलग कलर के, मान लो रेड, व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन और येलो। उस क्वेश्चन में 4 थे, याद राइट है। उस क्वेश्चन में 4 फ्लैग थे और एक सिग्नल में 2 फ्लैग्स यूज करने थे। तो पहले को फिल करने के 4 तरीके बने थे, उसके नीचे वाले को फिल करने के 3 तरीके बने थे, तो टोटल बन गए थे 4 या 12 तरीके, राइट है। अब क्या कह रहा है वो, इस बार टोटल जो फ्लैग्स अवेलेबल है मेरे पास वो 5 फ्लैग्स हैं। और इस बार जो सिग्नल बनाना है ना, वो सिग्नल इस तरह कह रहा है कि एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। इस बार एटलीस्ट 2 फ्लैग्स टू बी यूज्ड, कम से कम 2 फ्लैग्स यूज्ड हों, एटलीस्ट 2 फ्लैग टू बी यूज्ड। इस वर्ड से बहुत बच्चे परेशान हैं, एटलीस्ट से। एटलीस्ट वर्ड से आधी दुनिया परेशान है। और मैंने आपको इसका मतलब लीनियर इनइक्वालिटी में समझाया था और कहा भी था कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आएगा, आगे चलकर प्रोबेबिलिटी में भी आएगा। तो जब हमको 2 झंडे यूज करने थे, अब सुनना मेरी बात, जब हमको 2 झंडे यूज करने थे तब तो मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको 2 फ्लैग्स यूज करने थे ना, 2 फ्लैग्स। तब तो हमको सिग्नल ऐसा बना कर देना था, ऐसा कि भैया सिग्नल के अंदर 2 फ्लैग यूज करने हैं, एक कलर का, किसी एक कलर का ऊपर और दूसरे कलर का नीचे, ठीक। अब वो कह रहा है एटलीस्ट 2 फ्लैग्स यूज करने हैं। देखो एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 है ना, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 तो यूज करने ही है, ज्यादा भी कर सकते हो, कम से कम 2 तो यूज करने ही है। मतलब इस बार पॉसिबिलिटी ये वाली भी है, पॉसिबिलिटी ये वाली भी है, पॉसिबिलिटी ये वाली भी है, और एक पॉसिबिलिटी और भी तो है, झंडे भी तो 5 हो गए ना इस बार, 1 2 3 1 2 3 4 5। तो एटलीस्ट 2 का मतलब हमको झंडे इस बार 2 भी यूज करके बनाने हैं, 3 भी यूज करने हैं, 4 भी यूज करने हैं, और हाईएस्ट क्योंकि टोटल 5 है ना, तो 5 भी यूज करने हैं। एटलीस्ट 2 का ये मतलब है। इस बार पहले मैं इनके नंबर फाइंड करूंगा, फिर इनके नंबर फाइंड करूंगा, फिर इनके नंबर फाइंड करूंगा, फिर इनके नंबर फाइंड करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा, ठीक। ये मतलब होता है एटलीस्ट का। एटलीस्ट का मतलब हमको कम से कम, एटलीस्ट 2 का मतलब हमको कम से कम 2 झंडे यूज करने हैं। तो या तो 2 झंडे यूज करके बनाओ, या 3 करके बनाओ, या 4 करके, या 5 करके। हाईएस्ट 5 है ना, हाईएस्ट 6 होता तो फिर 6 तक भी जाते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं फिर से एक बार और, फाइंड द नंबर ऑफ फ्लैग। अच्छा स्टेप का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो झंडा होता है ना हमारा, झंडा इस तरह से, मतलब स्टेप है ना, कि 2, एक तो बनाना है 2 यूज करके, कम से कम 2, एटलीस्ट 2 कहा ना। फिर तीसरा, फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी बनेगी कि ऐसा वाला बनाओ, 3 यूज करके बनाओ, ये स्टेप है ना। या फिर पॉसिबिलिटी ये भी बनेगी कि 4 झंडे यूज करके बनाओ, 4 झंडे करके बनाओ, ठीक। तो हमको यहाँ पर 2 वाले बनाने हैं, 3 वाले भी बनाने हैं, 4 वाले भी बनाने हैं, और ऐसे ही हमको 5 वाले भी बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, एग्जांपल नंबर 2 में केवल 2 ही यूज करने थे, ओनली 2, तो हमने 2 यूज किए थे। इस बार एटलीस्ट 2, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ इस बात के ऊपर, एटलीस्ट 2 का मतलब मुझको, अब तुमको बार बार बताता हूँ, एटलीस्ट 2 का मतलब हमको 2 भी यूज करने हैं, 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं, और कहां तक, 5 तक, ठीक। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक। और ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी करने को मिलेगा हमको, ये है ना। तो ऐसा हम एक्सरसाइज में भी करने वाले हैं। अब एक काम कर देते हैं जरा, सारी कहानी का मैंने रब कर दिया। अब सुनो, हमको झंडे जो यूज करने हैं 2 भी करने हैं, 3 भी करने हैं, 4 भी करने हैं, 5 भी करने हैं। एटलीस्ट 2, 2 भी करने हैं, 3 भी करने हैं, 4 भी करने हैं, 5 भी करने हैं, ठीक है। तो when two flags when two flags are used, तो पहला केस क्या बनाया मैंने, जब 2 फ्लैग यूज हो रहे हैं, तो बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, और एक के नीचे एक, तो मतलब 5 फ्लैग अवेलेबल है। तो देखो डायरेक्ट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग, मतलब इस वाले केस के है ना, इस वाले केस के टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स। अब बहुत ध्यान सुनना, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स, इसको फिल करने के 5 तरीके। अब यहाँ पर डिफरेंट कलर यूज होना है, तो 5 में से एक यूज कर लिया, अब कितने बचे मेरे पास यूज करने के लिए, 4 बचे, तो इसके 4 तरीके, दोनों ही फिल करने हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग कितने हो जाएंगे, 5 4 20, इस वाले केस के, ठीक। अब वैन 3 फ्लैग्स, वैन कितना, वैन 3 फ्लैग्स आर यूज्ड,
अच्छा एक बात और बताऊंगा अभी, तो पहले क्वेश्चन कर दूंगा ना, इफ 3 फ्लैग्स आर यूज, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग, इस वाले केस के टोटल नंबर ऑफ फ्लैग लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स। अब सुनो, इस बार मुझको 3 यूज करने हैं, ठीक। अब कंफ्यूज ना होना, ये केस खत्म हो गया, ये अपना नया केस है फ्रेश एकदम, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। फिर चलो ऊपर, टोटल 5 झंडे हैं, तो पहले को फिल करने के 5 तरीके, अब बचे 4 डिफरेंट अलग वाले। इसके समझ में आ रहा है ना, इसके 3। भाई दोबारा देखो, टोटल 5 कलर अवेलेबल हैं, इसमें भरूंगा तो कोई एक ही, मगर तरीके सोचने के 5 है ना, तो मैंने कोई एक, बच्चे क्या करते हैं गलती से एक भर देते हैं, नहीं एक नहीं भरना, इसको फिल करने के, इसको फिल करने के तरीके 5 है, हमने वहां से एक भर दिया है। अब इसको फिल करने के तरीके कितने बचे मेरे पास, केवल 4 बचे, ठीक। अब एक यहाँ फिल कर चुके हैं, एक यहाँ, अब बचे 3, तो इसको फिल करने के तरीके 3 बचे, और तीनों ही फिल करने हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20 या 60, तो 60, ठीक है। अब व्हेन 4 फ्लैग्स आर यूज्ड, व्हेन 4 फ्लैग्स आर यूज्ड, जब हम 4 फ्लैग यूज करेंगे सिग्नल में, फिर चलते हैं ऊपर, ठीक। जब हम 4 फ्लैग यूज करेंगे ना, तो सुनो, पहले को फिल करने के मेरे पास 5 तरीके हैं, 5 कलर अभी अवेलेबल हैं, तो इसको मैं 5 तरीकों से सोच सकता हूँ, ठीक। भरूंगा कोई एक ही, ऊपर से एक ही कम हुआ है, भरा तो कोई एक ही है ना। अब बचे ऊपर 4, तो इसको फिल करने के तरीके, यानी कि इसको फिल करने के सोचने के तरीके 4, भरा कोई एक ही है, एक यहां भरा गया, एक यहां, बचे 3, तो इसके 3 और इसके 2, और चारों फिल करने हैं ना, चारों फिल करने हैं ना, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से 5 चौ 20, 20 से 60, 60 दूनी 120, और वैन 5, भाई 2 भी करने हैं, 3 भी करने हैं, 4 भी करने हैं, 5 भी करने हैं तो व्हेन 5 फ्लैग्स आर यूज्ड, जब मेरे को 5 फ्लैग यूज करने हैं, तो इस बार तो 5 यूज करने हैं ना, तो 2 3, चलो इसको फिल करने के कितने तरीके, 5, इसके 4, इसके 3, इसके 2, इसका 1, और सारे फिल करने हैं, तो टोटल इस वाले केस का टोटल क्या बैठेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120। अब आता है झोल बात में, कि हमने 2 कलर वाले फ्लैग्स के सिग्नल बना दिए, 3 कलर वाले फ्लैग्स के सिग्नल बना दिए, 4 क्लास वाले फ्लैग्स के सिग्नल बना दिए, 5 कलर वाले फ्लैग सिग्नल बना दिए। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्लैग्स, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्लैग्स, जो क्वेश्चन उसने कहा है, अब क्या होगा, 2 वाले कितने हैं 20, 2 वाले कितने हैं 20, 3 वाले कितने हैं 60, 4 वाले 120, और 5 वाले 120। अब मैं इन सब की मल्टीप्लाई करूंगा, या मैं इन सबको ऐड करूंगा, ये सवाल आता है मन के अंदर, है ना, या मैं इन सबको ऐड करूंगा, राइट है अब सुनो, ये बात डिपेंड करती है, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है अपने आप में, बच्चों को इस क्वेश्चन को फील नहीं आता, बच्चे याद कर लेते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, ये क्यों ऐड करा है समझाता हूँ अभी। एक्चुअल में यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज हुआ है, पूछो कैसे, द्वारा क्वेश्चन की स्टार्टिंग में चलते हैं एक बार। उसने हमसे कहा था कम से कम 2 झंडे यूज करके, कम से कम 2 झंडे यूज करके आपको सिग्नल बना के देने हैं, ठीक। तो जब मैं 2 झंडे यूज करूंगा, जिस देखो एक टाइम पे इनमें से कोई एक काम पॉसिबल है, एक टाइम पे, जिस टाइम मैं 2 झंडे यूज कर रहा हूँ ना, तो उस टाइम में 2 झंडे यूज कर रहा हूँ, बाकी तो नहीं कर रहा, बाकी काम तो नहीं होंगे ना। अगर मैं 3 झंडे यूज करके सिग्नल बना रहा हूँ, तो इस टाइम पर, एट दिस टाइम, जिस टाइम पर तीन कलर यूज कर रहा हूँ, उस टाइम पर बाकी तो यूज नहीं हो रहे ना, 2 वाला भी नहीं काम हो रहा, 4 वाला भी नहीं होगा, 5 वाला भी नहीं होगा, ठीक। और इसी तरह जब मैं 4 झंडे यूज करूंगा, तो बाकी नहीं होंगे, तो इसलिए ये चारों केस आपस में और वाली फीलिंग दे रहे हैं कि या तो काम ये वाला होगा, या ये वाला होगा, या ये वाला होगा, या ये वाला होगा, इसलिए हमने इन सबको ऐड करा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यहाँ यूज हुआ है, यहाँ इनमें इंडिविजुअली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लाई यूज हुआ है, तो 120 और 120 240 और 60 300 और 320, ठीक। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है ये। अच्छा, इस बात को हम एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, अगर किसी बच्चे को ये वाला बात नहीं समझ में आई, तो सुनो, सपोज करो मैं हूँ, मैं एक दुकान पे गया, मैंने कहा भैया हमको झंडे बनवाने हैं, ठीक है, हमने कहा कि हमको सॉरी सिग्नल बनवाने हैं, सिग्नल, ठीक। उसने कहा ठीक है जी, बना दूंगा सिग्नल में आपके। उसने कहा कैसे, उसने मुझे कलर दिखाए, उसने कहा जी देखो मेरे पास 5 कलर अवेलेबल हैं, राइट है,
मेरे पास 5 कलर अवेलेबल है। मैंने कहा भैया मुझे तो कम से कम 2 झंडे जरूर चाहिए, मतलब मेरे सिग्नल में कम से कम 2 झंडे जरूर हों। मुझको जो सिग्नल चाहिए ना, मुझको जो सिग्नल चाहिए उसमें मुझे कम से कम दो कलर के झंडे जरूर हों, बाकी आप देखो आपने आप कौन सा यूज करना। तो वो कहेगा ठीक है मैं बना दूंगा। अब क्योंकि मैंने उसको क्या क्या कहा है कि कम से कम 2 कलर जरूर यूज हों, तो जब मैं उसके पास ऑर्डर लेने जाऊंगा ना वापस बाद में, तो मुझको ये भी लेना पड़ सकता है, मुझको ये वाला भी लेना पड़ सकता है, मुझको 4 वाला भी लेना पड़ सकता है, मुझको 5 वाला भी लेना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मुझसे क्या बोल के आया था कि झंडे आप कोई सा भी कलर यूज करना, लेकिन कम से कम 2 जरूर होने चाहिए। समझे? अगर मैं उससे बोल के आता देखो कलर आपके पास 5 है और मुझे तो सिर्फ 2 कलर चाहिए, तो मैं फिर यही लेके आऊंगा। लेकिन क्योंकि मैं उससे क्या बोल के आया था, क्योंकि मुझको तो कम से कम 2 कलर वाला सिग्नल चाहिए, कम से कम 2 एटलीस्ट 2 कलर वाला सिग्नल मुझको चाहिए। तो अब मैं उससे लड़ नहीं सकता, अब मुझको वो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी, लेकिन देगा कोई एक ही। मैं इससे सारे नहीं लेके आऊंगा, या तो मैं उससे 2 वाला लेके आऊंगा, ये 3 वाला, फिर कम से कम 2 इसमें भी है, 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 तो इसलिए इसको हमने ऐड कर दिया। ठीक, तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इसके बारे में कुछ 3 क्वेश्चन है, 3 बातें। नंबर 1 तो ये है कि जो भी हमने ये 4 क्वेश्चन किए हैं और हम आने वाले एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, इन्हीं बातों के ऊपर बेस्ड है। और हाँ, इन्हीं सब चारों क्वेश्चन में और एक्सरसाइज 6.1 के जो क्वेश्चन हम करेंगे ना, उन सब में भी हम यही तरीका लगाएंगे। लेकिन इनकी बैकग्राउंड में परमुटेशन भी चल रहा है कहीं ना कहीं, और हल्का फुल्का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन भी चल रहा है, जो अभी आपको फील नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया ही नहीं है, और मैं ही बताऊंगा भी नहीं क्योंकि फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। जब मैं आपको परमुटेशन कराऊंगा, कॉम्बिनेशन कराऊंगा, तब मैं आपको एक आधा एग्जाम्पल फिर से लूंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह इन क्वेश्चंस की बैकग्राउंड में परमुटेशन का काम भी हो रहा है और कॉम्बिनेशन का काम भी हो रहा है ऑटोमेटिकली पीछे। ठीक, मगर अभी नहीं। दूसरी बात, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर इन क्वेश्चंस को लिखें कैसे एग्जाम में, इनकी लैंग्वेज कैसे बनाएं। तो कुछ नहीं करना, मैथ के कोई चैप्टर की खास बात यह है कि आपको उसमें कोई ग्रामेट्रिकली सेंटेंस को बना के नहीं लिखना कि आपको बस इस तरह तुम मिस्टेक ना करना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि व्हेन 2 फ्लैग्स आर यूज्ड या व्हेन 2 फ्लैग्स आर टू बी यूज्ड या व्हेन 2 फ्लैग्स आर यूजिंग, कैसे भी लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा कोई जरूर नहीं कि लैंग्वेज लंबी बड़ी बना के लिखनी है, आप सिंपल करके आओगे ना इस तरह से, ऐसे ही करना है जैसे मैंने दिखाया, ऐसे ही करना है। जो मैथ के टीचर होंगे ना, जो कॉपी चेक करेंगे, वो खड़ूस नहीं होंगे, उनको पता है बच्चे ने इतना काम कर दिया, तो वो भावना समझ जाते हैं आपकी, वो ठीक मानेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करना है। ठीक, और तीसरी बात यह है कि ये सारी बातें हम आगे वाले एक्सरसाइज में यूज करेंगे, वहाँ भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग वगैरह यूज होगा। तो इस बात को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के सॉल्यूशन में।